स्टूडेंट चेक करो एक बार ना, क्वेश्चन करते हैं आज। चेक करो ये वीडियो एक बार ना। तो आज डीसी मशीन के कर रहे थे ना हम, डीसी मशीन के कॉन्सेप्ट कर रहे थे। करो स्टार्ट इसको। ऑडियो वीडियो बताओ जल्दी से। जल्दी ज्वाइन कर लो। तो देखिए कुछ क्वेश्चन आपने पहले भी किए इसके ना डीसी मशीन के, जैसे कि आपको ये इंटरपोल वाला कॉन्सेप्ट बताया था मैंने लास्ट टाइम कि इंटरपोल डीसी मशीन में क्यों यूज करते हैं। अब आपने कोई एमसीक्यू टेस्ट दिया था मैंने कल 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन वाला, उसमें जरूर ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया होगा इंटरपोल वाला, है ना। इंटरपोल डीसी मशीन में यूज करते हैं। कहाँ पे करते हैं? इंक्रीज द एयर गैप नहीं, रिड्यूस एडी करंट लॉस नहीं, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन जो डीसी मशीन में होती है, और कम्यूटेशन को इंप्रूव करने के लिए। व्हाट इज कम्यूटेशन? भाई जो एसी को डीसी में बदलता है, या वापस डीसी को एसी को डीसी, या डीसी को एसी में, वो प्रोसेस के दौरान जो आर्मेचर रिएक्शन क्रिएट होती है, उसको इंप्रूव करने के लिए हम आर्मेचर रिएक्शन को कंपनसेट करते हैं। अब आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है वो कल की क्लास में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अच्छा टॉपिक है आर्मेचर रिएक्शन कॉन्सेप्ट इन डीसी मशीन, ठीक है जी। तो हमने अगर इंटरपोल यूज किए हैं डीसी मशीन में, तो आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हमने यूज किया है इंटरपोल, ठीक है। हालांकि मोटर के अंदर ऑलरेडी पोल अवेलेबल होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पोल हम लगाएंगे कम्यूटेशन को इंप्रूव करने के लिए, राइट। आर्मेचर रिएक्शन वर्ड याद रखना, आर्मेचर रिएक्शन अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन, ठीक है। पहले मैं आपको बताया था कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। और भी बताए थे आपको क्वेश्चन, ठीक है। द स्पीड ऑफ डीसी मोटर, ये डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर, ये ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं हम प्रीवियस क्लासेस में, एक बार इनको देख लेना सारे क्वेश्चन, ठीक है। ये 4-5 क्वेश्चन जितने भी यहाँ भी दिख रहे हैं ये हमने कर लिए, ठीक। अब हम वापस आते हैं, आगे चलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट। भाई मोटर एप्लीकेशन में जो मोटर की एफिशिएंसी होती है ना, वो ऑलवेज लेस देन 100% होती है। किसी भी मोटर की जो ये जो मोटर की बात करें, उसकी एफिशिएंसी 100% से कम होती है। इसका रीजन क्या है भाई? देखो जैसे ये मशीन है, 100% एफिशिएंसी का मतलब है अगर मैंने 100 वाट पावर दी तो आउटपुट भी 100 वाट ही मिल रही है हमें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हमने जो इनपुट दिया है आउटपुट हमें हमेशा इनपुट से कम मिलेगा, मान लिया 90 मिल रहा है, तो अब मुझे बताइए 10 वाट कहाँ गया, 10 वाट पावर कहाँ गया? क्योंकि आउटपुट इनपुट से कम होती है, इसीलिए बोला कि एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 100% होती है। अगर अगर आउटपुट इनपुट के इक्वल आ जाए, मतलब जितनी आपने सप्लाई दी, जितनी आपने पावर दी, उतनी, यहां समझो ना, कोई भी मोटर लगी हुई है, अगर आपने 100 वाट पावर दी और आउटपुट भी 100 वाट आ गई, तो आपकी मशीन जो है 100% एफिशिएंट है ना। लेकिन ऐसा कहाँ होता है? हम देते हैं 100 वाट और आउटपुट में मिले 90 वाट पावर मिली है मुझे, ठीक है, मान लिया। या वोट में मत मान के यूनिट में मान लो, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा कि मोटर है, क्योंकि इसके इनपुट आउटपुट में फ़र्क होता है। इसको ऐसे मानो कि हमने इनपुट में 100 वर्क दिया, 100 वर्ड यूनिट वर्क किया, आउटपुट में मुझे 100 यूनिट वर्क मिल गया, तो मतलब स्टूडेंट एफिशिएंसी 100% है। इनपुट में 100 यूनिट काम दिया और आउटपुट में मुझे 90 मिल रहा है, मतलब आउटपुट हमेशा लेस देन 100% है। तो ये बाकी 10 वाट कहाँ जा रही है? बार बार 10 ये जो पावर है वो कहाँ जा रही है? वो हीट में कन्वर्ट हो रही है। किसमें कन्वर्ट हो रही है? एक्स्ट्रा एनर्जी, इनपुट एनर्जी, वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? हीट में। अरे भाई मोटर गर्म भी तो होगी, यस और नो? तो आउटपुट हमेशा जो एफिशिएंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। एक्स्ट्रा ये जो लॉस है इसी को आप क्या बोल रहे हैं? हीट लॉस। क्या होते हैं? तो आउटपुट मोटर के अंदर हमेशा आउटपुट लेस देन इनपुट होती है। क्या होती है? रीजन क्या है इसका? हीट। क्या रीजन है? जो एक्स्ट्रा हीट लीकेज हो जाती है, हीट निकलती है, हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, वही हमारा रीजन है एफिशिएंसी लेस देन 100% होने का। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है जी। ये आर्मेचर रिएक्शन वाला क्वेश्चन, ये कई बार मैं बता चुका हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, आज फिर से देखिए। आर्मेचर रेजिस्टेंस बताना है आपको,
आर्मेचर रेजिस्टेंस तो गिवन है इसमें 0.5, सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट गिवन है आपको, मशीन के अंदर आर्मेचर करंट की वैल्यू 25 एम्पियर। तो ये फॉर्मूला देखिए, अब आप यहां पर आपको क्या बताना है, आपको बैक ईएमएफ की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू, ईबी, इसकी वैल्यू बतानी है ईबी की। ऑलरेडी बताया था मैंने आपको, यहां पर केसीएल केसीएल का कॉन्सेप्ट लगाओ केसीएल का कॉन्सेप्ट। अब ईबी की वैल्यू कैसे निकलेगी यहां पर, ईबी की, ये भी देखिए, इस मोटर के क्रॉस सप्लाई कितनी है, वी, है ना। उस सप्लाई में से अगर मैं यहां पर जो रेजिस्टेंस है, यहां पर इस पूरी सप्लाई में से, अगर मैं इस पूरी सप्लाई में से यहां के रेजिस्टेंस को माइनस कर दूं, ऐसे समझिए ना, ये बैक ईएमएफ, मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज बराबर होती है ना, यहां भी वोल्टेज हर जगह सेम है, वोल्टेज हर पैरेलल में सेम है, मैंने सर्किट बनाया। तो ऐसा समझिए, यहां पर वी गिवन है आपको, ये वी गिवन है, तो मान लीजिए वी 100 है, और यहां पर जो आपकी बैक ईएमएफ वाली ये लाइन है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ईबी है, और यहां पर आईए आ रहे आईए, ठीक है, ठीक है। तो अगर 100 वाट पावर आपने दी, 100 वोल्ट पावर सॉरी आपने दी, मान लिया, और 100 वोल्ट में से 10 वोल्ट यहां पर ड्रॉप होगी, तो 100 में से 10 वोल्ट ड्रॉप होगी, तो यहां के लिए कितना बचा बैक ईएमएफ के लिए, 90 वोल्ट, कितना बचा, 90 वोल्ट। तो अभी आप ये बताइए, अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट यहां पर फिर से बनाऊं, ये सप्लाई देखिए, यहां पर सप्लाई कितनी है, 220, सो ये 220 लिख लिया मैंने यहाँ पे, केवीएल भी लगा सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना इसे, तो केवीएल लगा लो। या आरे आपको खुद बनाना पड़ेगा, आरे दिख नहीं रहा है, बनाना पड़ेगा, आई आई प्लस में करंट एंटर होता है हमेशा, आई ए आर ए, और ये बैक ईएमएफ है प्लस माइनस, केवीएल लगाना है केवीएल लगा लो, ईबी की वैल्यू बतानी है केवीएल से, लो केवीएल लगा लेते हैं, करो स्टार्ट, माइनस ईबी बताना है, माइनस ईबी, हाँ जी करंट माइनस आ रहा है और ऊपर जा रहे हैं ना, तो माइनस, अच्छा करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, उधर से फ्लो हो रहा है ना, मोटर है, मोटर में सप्लाई इधर से आएगी ना, मोटर में सप्लाई बाहर से आएगी, तो बाहर से सप्लाई हम इधर से देंगे ना सप्लाई, तो यहां से चलते हैं, -20, सप्लाई साइड से चलेंगे ना यार, -220, करंट प्लस से एंटर हो रहा है, आई ए की वैल्यू कितनी है 25, आर ए कितना है 0.5, तो +25 इंटू 0.5, प्लस फिर प्लस आ गया, ई बी इक्वल टू 0, तो यहाँ सोल्व करो इसको, -220 में ये मल्टीप्लाई करो, -220 में ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा -220 में ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 12.5 इक्वल टू ई बी। सोल्व करो इसको, ये सोल्व, -220 में से ये आएगा कितना बन रहा है, अराउंड 207.5 बने, कितना बनेगा 207.5, ठीक है। और एक काम और करो यहाँ पे, जो मैं अभी सजेस्ट करना चाहूँगा आपको, इसकी पोलैरिटी मैंने चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, ये आ रहे था ना, यहाँ पर जो ई बी था ये माइनस था, ऊपर क्या था माइनस, यहाँ पे माइनस ई बी आएगा क्योंकि मैंने सप्लाई साइड से लिया, किस साइड से लिया, सप्लाई साइड से, तो ये माइनस ई बी आएगा, कितना आएगा माइनस ई बी, ठीक है। हम्म, क्यों, अच्छा क्यों,
तो कितना वैल्यू आ गया भैया, 207.5 आएगा। करके देख लो, 220 में से 12.5 माइनस करोगे तो ईबी इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ईबी की वैल्यू आ जाएगी 207.5। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यार, इस साल आ सकता है किसी ना किसी एग्जाम में। ऑलरेडी मैंने आपको डिफरेंट मोटर्स को लेकर इस तरह के डायग्राम बना के दिखाए थे आपको, आपकी पीपीटीज में है ये। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक नई तरह की डीसी मोटर आई है अब, जिसको हम बोलते हैं ब्रशलेस डीसी मोटर। ब्रशलेस डीसी मोटर। अब ब्रशलेस डीसी मोटर में क्या नहीं होता, कॉम्यूटेटर नहीं होता। क्या नहीं होता, कॉम्यूटेटर का काम है जो एसी को डीसी में बदलता है ना, समझ रहे हो मेरी बात। जो ब्रशलेस डीसी मोटर आई है, ब्रशलेस डीसी मोटर में नीड फॉर कॉम्यूटेटर एंड ब्रश बाय हैविंग मैग्नेट इन द रूटर। तो ये ब्रशलेस बीएलडीसी की फुल फॉर्म है बीएलडीसी मोटर। एक्सेलरेट एंड डीएक्सेलरेट इजिली, दे हैव लो इनर्शिया। लो इनर्शिया इसलिए होगा क्योंकि इसमें कॉम्यूटेटर सेगमेंट का पार्ट नहीं होता, इसलिए इसका वेट कम होता है। इसको यूज करते हैं हम ज्यादातर केसेस में। लेटेस्ट मोटर है ब्रशलेस डीसी मोटर, शॉर्ट में बोलते हैं बीएलडीसी, विदाउट कॉम्यूटेटर। विदाउट कॉम्यूटेटर, विदाउट कॉम्यूटेटर अरेंजमेंट, राइट। अच्छा, ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन मैंने ट्रांसफॉर्मर के भी कराई, अच्छे क्वेश्चन मैं यहाँ से भी करवाता हूँ आपको। ये कुछ क्वेश्चन और आए मेरे सामने ट्रांसफॉर्मर के ऊपर, कि आपको ट्रांसफॉर्मर का फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये प्राइमरी की वोल्टेज है, ये सेकेंडरी की वोल्टेज है, मैक्सिमम फ्लक्स दे रखा है, आपको प्राइमरी टर्न बताने। क्या बताने, तो एक फॉर्मूला याद कर लो, V1 इक्वल टू, बताया था ना प्राइमरी का फॉर्मूला, 4.44 फ्रीक्वेंसी, फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न। अब V1 पता है आपको, V1 कितना है क्वेश्चन में, 2000 है। 4.44, फ्रीक्वेंसी कितनी है सर्किट में, 50 है। फ्लक्स कितनी दे रखी है, 0.05 ये दे रखा है, 0.05। सोल्व ही करना है बस आपको, इनटू N1। तो यहाँ से N1 सोल्व हो जाएगा, तो 2000 डिवाइड बाई इस 4.44 को नीचे ले आओ, इंटू 50 इंटू 0.05 इक्वल टू N1। सोल्व करोगे ना तो इसका आंसर आएगा 180 टर्न। कितना आएगा, N1 की वैल्यू आएगी, प्राइमरी में 180 टर्न है। कितने टर्न है, ये जो मैंने यूज किया ना, इसको बोलते हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ऑलरेडी करवाई थी मैंने आपको, याद कर लो इसको। इसको कहाँ सोल्व किया था, इस इक्वेशन से सोल्व किया था इसको, E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी से, फैराडे लॉ से। फाई की वैल्यू हमने क्या रख ली थी वहां पर, फाई की वैल्यू रखी थी फाई एम साइन ओमेगा टी। क्या रखी थी, फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, तो ये हो गया था। ठीक है, ये प्रैक्टिस करना आज क्वेश्चन जाके, ये चांस है इस तरह के क्वेश्चन आने के। फिर इस क्वेश्चन बेस पे फिर क्वेश्चन आ रहा है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, एफ फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ टर्न, फाई मैक्सिमम है, ए दे रखा है, बीएम दे रखा है। इनमें से कौन सी इक्वेशन है, इनमें से कौन सी इक्वेशन राइट इक्वेशन है ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन। देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सी राइट है, चेक करो, चेक करो कौन सी राइट इक्वेशन है इसमें। कौन सी राइट इक्वेशन है, दिख रही है, अरे अभी तो बताया था, ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है, डी राइट है। ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन, इसमें लिखा है, पहले भी लिखा है E.4.44 एफ N1 एफ ए तो होता ही नहीं किसी भी इक्वेशन में, है ना। तो ये वाली लिखवाई अभी आपको 2 मिनट पहले, 4.44 फ्रीक्वेंसी, फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न, यस और नो। तो इसका आंसर बनेगा सी। ये लिखो, देखो ये लिखी ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये याद करनी पड़ेगी भाई, बहुत काम आएगी इक्वेशन, बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेंगे इसके, देखना बाद में। ट्रांसफार्मर का साइज बड़ा छोटा जो करना होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा होगा आपने, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ट्रांसफार्मर के साइज होते हैं वो छोटे होते हैं, इलेक्ट्रिकल के ट्रांसफार्मर के साइज बड़े होते हैं। उन सब के जो लॉजिक निकल के आएंगे वो यहीं से निकल के आएंगे। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से देख लेना एक बार, इक्वेशन आपको रटी होनी चाहिए, ये फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए। 4.44 फ्रीक्वेंसी, फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न, ये प्राइमरी में इंड्यूस होती है और सेकेंडरी में इंड्यूस होती है, बस कुछ चेंज नहीं होगा, 4.44 हो जाएगा, वो भी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा, N1 की जगह क्या जाएगा, N2। नेक्स्ट, अब ट्रांसफार्मर के अंदर जो हमारा
ऑल डे एफिशिएंसी होता है, ये क्या होता है ये नहीं बताया था मैंने क्लास में, इसलिए आज यहाँ बता देता हूँ। ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, आपने ये देखना है कि 24 घंटे में ट्रांसफार्मर का आउटपुट कितना आया और 24 घंटे में इनपुट में कितना है। ये देखो आउटपुट कितना आ रहा है, आउटपुट कितना आ रहा है, डेली प्रोडक्शन 120 किलोवाट आवर। इनपुट कितना है, हाँ जी इनपुट कितना है, देखिए मैंने आपको फॉर्मूला देख लीजिए इसका क्या होता है। आउटपुट जो भी पावर होगी इन 24, इनपुट पावर के 120, जो भी इनपुट पावर दे रखी है, आउटपुट प्लस इनपुट लिखना है, क्या लिखना है, आउटपुट प्लस इनपुट। ऑल डे एफिशिएंसी में मैं फिर से बताता हूँ यार, आप कहोगे ये कहां से आया। देखिए आपको एवरी डे डेली प्रोडक्शन कितना दिखा रहा है, 120, ये प्रोडक्शन है। अब यूज कितना हो रहा है हमारा, हमारा 120 यूज हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ 5 किलोवाट के लॉस भी तो हैं, लॉस 120 प्लस 5। इसको जब आप सोल्व करोगे हमेशा एफिशिएंसी कैसे निकलती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो इनपुट में मेरा जो इनपुट है वो 125, इनपुट कितना दिया था मैंने 125 कितना दिया और आउटपुट कितना मिला मुझे 120। स्टार्टिंग में बताया था आपको, याद होगा कि अगर मैंने इनपुट में 125 दे रखा है तो आउटपुट में 120 आ रहा है। देखो यहाँ ये हो रहा है अब यहाँ पे, ये इनपुट में मैंने कितना दिया था 125 और आउटपुट में कितना गया बच्चों 120, देखो 120 दिख भी रहा है। तो मुझे बताओ कि रिमेनिंग 5 कहाँ गया, 125 में से मुझे आउटपुट में सिर्फ 20 दिख रहा है, तो 5 कहीं ना कहीं तो होना चाहिए था 125 में से, फिर ये 5 वैल्यू कहाँ गई है। जब इनपुट मेरे पास 125 का था, जैसे आप घर में 12 एप्पल लाए हो, ठीक है, और 12 ही घर में सब 6 लोग हैं, ठीक है, सबको आपने 2-2 देने हैं, कितने देने हैं 2-2 एप्पल देने हैं, लेकिन आपके पास फिर भी 2 एप्पल कम रह जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो एप्पल गिर गए होंगे आपसे, जब आप हर पर्सन के लिए 2-2 एप्पल लेकर आए थे, और अगर आप 2 एप्पल कहीं गिर गए आपके, तो आपके हाथ में 10 एप्पल रह गए, है ना। फिर आप सबको 2-2 एप्पल दे सकते हो 6 लोगों को घर में, नहीं दे सकते। उसी प्रकार 125 में से अगर आपको आउटपुट 120 मिल रही है तो 5 कहाँ गई, लॉस है, वही तो है लॉस 5 किलोवाट का। तो कैसे निकालोगे, उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, 120 डिवाइड बाई 125 और परसेंटेज में निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, जो भी आंसर आएगा 96%। बोला भी था एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 100% आएगी, ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ठीक है जी, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर अभी करवाता हूँ, ऑटो ट्रांसफॉर्मर करवाऊंगा आपको। ओके, which of the following toe type is of steel is used in the making the core of transformer। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया था सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं, क्या कार्गो स्टील या सिलिकॉन स्टील बोलते हैं इसको। हम ट्रांसफॉर्मर की कोर बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील का। तो टूल स्टील नहीं होता, स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील। कौन सी स्टील यूज होती है, स्टेनलेस स्टील। कौन सी स्टील, स्टेनलेस स्टील, जिसका हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, Which of the following is not advantage of shell type transformer। आपको मैंने कुछ ट्रांसफॉर्मर बताए थे ओवर कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। शेल टाइप, कोर टाइप, दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। एक बार देख लेते हैं हम कहां कहां पे किए थे हमने। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है और ये शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, देख लिया आपने। ठीक है, इसको कोर टाइप सिंगल फेस, कोर टाइप 3 फेस, सेल टाइप सिंगल फेस और शेल टाइप 3 फेस। ये फॉर्मूला, ये दो तरह के कोर के हिसाब से दो तरह के ट्रांसफॉर्मर हमारे होते हैं। तो अगर इसको मैं वापिस आऊं, तो ये क्या कह रहे हैं, which of the following transformer which of the following is not advantage of shell type over core type। तो सेल टाइप की एडवांटेज क्या नहीं होती, देखिए इसका मेंटेनेंस इजी नहीं होता, ये इसका आंसर है। शेल टाइप का एडवांटेज ऑफ सेल टाइप ओवर कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, बाकी तो एडवांटेज है। शेल टाइप में लेस कॉपर रिक्वायरमेंट होती है, रिड्यूस लॉस, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, लेकिन शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर का जो एक डिसएडवांटेज वो ये है कि इजी मेंटेनेंस, इसका इजी मेंटेनेंस नहीं हो सकता, इट इज टफ कंपेयर टू कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर।
तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने बात की कि जो आपका शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है, नोट एडवांटेज और कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी में करंट दे रहा है, देखा है हमने, ये प्राइमरी की वोल्टेज है, सेकेंडरी की वोल्टेज है, प्राइमरी का फ्रीक्वेंसी, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का आपको बताना है। ठीक है, प्राइमरी करंट बताना है। अब आप बताइए मुझे प्राइमरी करंट का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले सुनिए आप, ट्रांसफॉर्मर की जो केवी रेटिंग होती है वो क्या होती है, केवी रेटिंग वो कैसे निकालेंगे, वी इंटू आई करके क्या निकालेंगे। अगर प्राइमरी में निकाल रहे हो तो प्राइमरी की वोल्टेज, प्राइमरी का करंट वी वन मतलब प्राइमरी, अगर सेकेंडरी का निकाल रहे होते तो सेकेंडरी की वोल्टेज वी टू और सेकेंडरी का करंट होता। ठीक है, तो केवी रेटिंग कितनी हुई बच्चों इसकी, केवी रेटिंग 20 केवी 20 इक्वल टू V1 कितना दिया है इनपुट साइड में, अरे ये V1 इनपुट का है, ये 220 आउटपुट का है, तो इनपुट हमने V1 वाला यूज करना है। 6600 प्राइमरी में करंट कितना फ्लो हो रहा है नहीं पता, I1 का I1 लिख लो, केवी रेटिंग ऑलवेज इक्वल टू V1 इंटू I1 ना, तो I1 की वैल्यू निकालने के लिए 66 को नीचे ले आओ इसके, तो 2 इंटू, हाँ जी ये केवी है बच्चों, क्या है केवी, के कितना होता है, अरे केवी के कितना होता है 10 की पावर 3 होता है, कितना होता है याद रखना, के का मतलब होता है 10 की पावर 3, ये 6600 नीचे आ जाएगा इधर, तो 6600 इक्वल टू I1, सोल्व करो इसको सोल्व करोगे तो I1 की वैल्यू प्राइमरी में जो करंट बह रहा है उसकी वैल्यू आएगी 3.03 एम्पियर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब याद कर लो ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग का फॉर्मूला बन गया V1 I1 V1 I1 V1 I1 V1 I1। ये वाले क्वेश्चन आप एक बार नोट कर लें। डीसी मशीन के मैंने कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा आपको, कुछ ट्रांसफार्मर के कराऊंगा, और ट्रांसफार्मर वगैरह के बारे में बता के। ठीक है, अब ये ओहमिक लॉस वाला देखो, ओहमिक लॉस ड्यूरिंग द ओपन सर्किट टेस्ट, ओहमिक लॉस होते हैं जो रेजिस्टेंस की वजह से आते हैं, आर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, आर, तो ओहमिक लॉस नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होते हैं बच्चों ट्रांसफार्मर के अंदर, तो ओहमिक लॉस प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अप्लाइड करंट एंड विच इज लो इन ओपन सर्किट टेस्ट। आप ये बताइए अगर ओपन सर्किट टेस्ट करें तो उसमें तो करंट वैसे ही जीरो है ऑलमोस्ट, तो अब जब करंट जीरो है तो ओहमिक लॉस आई स्क्वायर आर कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो ओहमिक लॉस जो होते हैं ओपन सर्किट टेस्ट में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, क्या होते हैं, तो ये इसका ठीक है, इसने पूछा ना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ही पूछा गया। अच्छा, विच ऑफ द टेस्ट कंसिडरेबल स्टेटमेंट कौन सी है, ये बोल रहा है ओपन सर्किट टेस्ट में कंसिडरेबल स्टेटमेंट कौन सी है जिसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो, तो उसका आंसर बी बनेगा, क्या बनेगा, तो ए हटा दो, सी हटा दो, डी हटा दो। ठीक है, तो ये हुआ कुछ क्वेश्चन लेकर आया था, ये मैंने बनाया, कुछ क्वेश्चन मैंने कल 100 MCQ मैंने कल दिए थे। ठीक है, 100 MCQ मैंने कल दिए थे आपको, ये वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह कल, अगली अपकमिंग क्लास में मैं आपको जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल सिखाऊंगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये कैसे ब्लेड घूमता है, कैसे स्प्लिटर कम्यूटेटर काम करता है। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं की। ठीक है, मेन बता दिया, स्टेटर होता है, रूटर होता है, रोटेटिंग पार्ट, फील्ड सिस्टम क्या होता है, योक वगैरह के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, पोल पोल कोर क्या होते हैं, फील्ड वाइंडिंग के बारे में बता दिया, इंटरपोल मैं बोला, इंटरपोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, साफ्ट घूम रही है कोई इंपॉर्टेंट, आर्मेचर वाइंडिंग कैसी होती है, कम्यूटेटर के बारे में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ब्रश क्या होते हैं, ब्रशलेस मोटर के बारे में बताया जाता है आपको, मैंने वेव वाइंडिंग लैब वाइंडिंग होती है भाई। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको लेकर मैं डीसी मशीन में अब एक आर्मेचर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा, और ये जो केवीएल इक्वेशंस थी तो जो आज एक क्वेश्चन इनमें से किया भी हमने, इस तरह की कुछ मोटर्स की थी हमने, हाँ यही वाले मोटर जो आपको दिख रही ना, इस पे आज हमने न्यूमेरिकल किया, आज क्या किया है न्यूमेरिकल, आप देखो उस न्यूमेरिकल में ना ये क्वेश्चन यूज की थी जो, अरे भाई देख लो ना, ये मैंने क्वेश्चन यूज किया, इसको यूज करके ना आज मैंने किसकी वैल्यू निकाली थी, ईबी की, आप देख लो इस इक्वेशन को, बताऊँ आपको, V इक्वल टू ईबी प्लस आई आर है, क्या ये नहीं करवाया मैंने आज, देख लो आप, देखो एसएससी में क्वेश्चन आ रखा है, अरे ये नहीं करवाई क्या इक्वेशन, दिखाऊं, दिखाता हूँ क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको मैं, V इक्वल टू ईबी प्लस आई आर है, ये रुकिए एक मिनट, ये देखिए, ये ना इक्वेशन, ईबी इक्वल टू वी माइनस आई आर है, अरे यही तो बनेगा, इस आई आर ए को इधर लेके जाऊंगा मैं तो क्या बनेगा, वी की वैल्यू ईबी प्लस आई आर ए, ईबी प्लस आई आर ए,
ईबी प्लस IARA, ये लिखा हुआ है वीबी ईवी इक्वल टू ईवी प्लस IARA। तो इसका यूज करके आपने देखा ना न्यूमेरिकल आया हुआ सीधा सीधा, हमने बैक ईएमएफ की वैल्यू निकाली हुई है, ठीक है। तो इन्हीं का यूज होगा भाई। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग चीजें आएंगे डीसी मशीन के अंदर। ये कंस्ट्रक्शन है, ये रोटर वगैरह के बारे में बता दिया, ये फंक्शंस बता दिए, और ये क्वेश्चन डिस्कस हो गए, ये हो गया डीसी मोटर के बारे में बता दिया, तो ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन ट्राई कर लिए, ठीक है। चलिए आज इतना ही करेंगे, बाकी डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में।